चलें जी। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये एक्ट बनाया गया कि जी वो जो वुमेन को हरास करते हैं वर्क प्लेस पे। ठीक है। वर्क प्लेस पे जो हरास करते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब हरासमेंट क्या है? हरासमेंट के लिए वो कहता है कि जी वुमेन को आप सेक्सुअल फेवर के लिए आप हरास करते हैं और उसको जो है वो आप जॉब बेनिफिट्स के लिए आप उसको कोई लालच देते हैं, प्रमोशन के लिए कोई लालच देते हैं, आप उसको मतलब उसको कहते हैं कि आपको सेक्सुअली फेवर करे कि आप उसके लिए आप उसको कोई सर्टेन जॉब दिलवा देंगे या कोई उसकी वेज इंक्रीज करा देंगे या प्रमोशन दिला देंगे या उसको जॉब ट्रांसफर करा देंगे ये। ठीक है। और वो अगर नहीं करती तो फिर आप एक होस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। होस्टाइल इन्वायरमेंट से मुराद है कि जी आप ऑफेंसिव जो है कंडक्ट अपनाते हैं। ठीक है। इसके लिए फिर वो वुमेन के लिए काम करना वो पॉसिबल नहीं रहता। वुमेन जो है फिर ऐसी सूरत में कंप्लेंट कर सकती है। कंप्लेंट करती है तो फिर वो कंप्लेंट का सिंपल प्रोसीजर है कि जी वुमेन कंप्लेंट करेगी। ठीक है। जब ये एक्ट आया तो उन्होंने बता दिया कि जी एक आपने इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करनी है। सेक्शन 3 में बताया गया कि जी हर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हर वो जगह जहाँ पे वुमेन काम करती है, वो फेडरल गवर्नमेंट होती सकती है, प्राइवेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, वो कोई वो डिपार्टमेंट हो सकता है, सेक्रेटरीट हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कोई प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है। हर वो जगह जहाँ वुमेन काम करती है वहां पे ना इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी। ये 3 मेंबर होंगे। एक सीनियर मैनेजमेंट से, एक होगा आपका वो एम्प्लॉइज की रिप्रेजेंटेटिव में से एक मेंबर होगा, और एक दूसरा मेंबर होगा। ठीक है। वो दूसरा मेंबर वो भी ऑप्शन पे होगा जो आपका जो डायरेक्ट वो से रिलेट करता है एम्प्लॉयज वगैरह से, जैसे एचआर वगैरह से रिलेटेड होगा। ठीक हो गया। वो इंक्वायरी कमेटी अपना वो इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करके विद इन 30 डेज अपनी रेकमेंडेशन देगी कंपिटेंट अथॉरिटी को। कंपिटेंट अथॉरिटी से मुराद वो लेता है ये क्लास डी में बताया गया कि जी कंपिटेंट अथॉरिटी मैनेजमेंट ही वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। मैनेजमेंट से कंपिटेंट अथॉरिटी बनाती है। कल वही कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो रिकमेंड करती है पेनल्टी। कंपिटेंट अथॉरिटी रिकमेंड रिकमेंड करती है पेनल्टी, मतलब वो रिकमेंड करती है आपका ये इंक्वायरी कमेटी रिकमेंड करती है कंप्यूटर अथॉरिटी को पेनल्टी। पेनल्टी की वो 2 किस्म बताई गई हैं, माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी में तो वो कहता है कि जी उसकी जो है वो प्रमोशन रोक देना, उसकी जो है बेनिफिट्स कुछ देर के लिए रोक देना, और उसको कंपनसेशन का कहना। मेजर पेनल्टी में आ जाता है कि जी उसकी कंपल्सरी रिमूवल या उसका डिसमिसल या उसको फाइन लगा देना। ठीक हो गया। इसी सूरत में जब कंप्यूटर अथॉरिटी उसको पेनल्टी लगाती है तो वो जो अग्री पार्टी है, ठीक है, वो आपका चला जा सकता है आपका अपील के लिए। अपील के लिए जाएंगे बोर्ड्समैन। अब ये दोनों जा सकते हैं, ये कंप्लेनर भी जा सकता है और अक्यूज भी जा सकता है। अक्यूज वो जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, वो 30 दिन में ओम्बुड्समैन को अपील फाइल करेगा। ओम्बुड्समैन के फैसले से भी अगर आप अग्रीव्ड हैं तो देन आपके पास नेक्स्ट रेमेडी है कि जी आप गवर्नर को जाके अपील फाइल कर सकते हैं। गवर्नर को भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट को भी कर सकते हैं। पंजाब के हद तक ये अमेंडमेंट हुआ है, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वहां पे उन्होंने कहते हैं कि जी आपने गवर्नर को जाके अपील फाइल कर सकते हैं। ये टोटल एक्ट यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपने ना आपके मैंने ये पंजाब में था पीडा पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट 2006। ये टोटल उसकी ही कॉपी है। सेम वही, वो पेनल्टीज भी वहां पे वही बताई गई हैं और तरीकेकार भी वही बताया गया है, डिफेंस का तरीका का भी सारा कुछ वही है, उसी को ही ये
मतलब समझने के जी उसका एक्सट्रैक्ट है ये, मजीद इसको समराइज करके, जैसे सीपीसी को समराइज करके फैमिली कोर्ट एक्ट बता दिया है, इसी तरह पीडा में से ये निकाल के ये एक्ट बता दिया है। तो बहुत आसान है, इसको हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। डेफिनेशन, कोई भी एक्ट है डेफिनेशन से आपको चीजें समझ आती हैं। क्या है, सबसे पहले तो उसने कहा कि जी ये हमने एक्ट बनाया है टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट, recognize the fundamental rights of citizen uh, to the dignity of person। ठीक है, डिग्निटी ऑफ पर्सन के लिए आपने देखे ना, आपका आर्टिकल 14 है डिग्निटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये आर्टिकल 14 वो डिग्निटी भी कहता है, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्ट बनाया गया कि जी वुमेन की भी डिग्निटी है, वुमेन की भी डिग्निटी है। ठीक हो गया। आगे तक इट इज एक्सपीरियंस टू प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट, इट इज हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलो। क्या है इसका एक्ट का नाम, क्या है, वुमेन प्रोटेक्शन हरासमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये इसका नाम है। ठीक हो गया। आगे कहता है ये शैल टू कम फोर्स एट वंस, मतलब जिस दिन ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ, ये ऑफिशियल गजट की डेट है। ठीक है, जिस दिन ये इधर पब्लिश हुआ है 11 मार्च को, तो उस दिन ही ये इन्फोर्स हो गया। 11 मार्च 2010 को ही ये इन्फोर्स हो गया था। ठीक हो गया। आगे किताब का डेफिनेशन, डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि जी डेफिनेशन में आपका सबसे पहले वो बताता है एक्यूज। एक्यूज से क्या मुराद है, कहता है एक्यूज मीन्स एन एम्प्लॉई और एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट हूम कंप्लेंट हैज बीन मेड। अब ये देखिए ना, इम्प्लाई भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है। मतलब एक वो इम्प्लाई, मतलब जैसे एक प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे एक एम्प्लॉयर ने अपना वहाँ पे एक सेटअप रखा है, वो वुमेन एक्ट कर रही है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर भी वो कंप्लेनेंट हो सकता है, अक्यूज हो सकता है, या एम्प्लॉयर का नीचे एम्प्लाई जो उसके नीचे काम कर रहा है वो भी हो सकता है। मोस्टली आप देखते हैं कि जी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ही, मतलब जो मालिकान है वो ही तंग करते हैं, वो भी कंप्लेन हो सकते हैं। आगे तक जी आपका जब ये प्रोसीडिंग चल रही होती है ना, तो उनका एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है, वो वो उनको अकम्पेनी कर सकता है जब ये प्रोसीडिंग चल रही है। अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट से क्या मुराद है, वो कहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट से मुराद हम वो एजेंट लेते हैं जो हमें पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 में बताया गया है। वहां पे पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में बताता है कि जी कोई ट्रेड यूनियन दैट लीगली रिप्रेजेंट द वर्कमैन इन एस्टेब्लिशमेंट फॉर कलेक्टिव फॉर कलेक्टिव पर्पज, मतलब वो ये कहते हैं कि जी आपका कोई ट्रेड यूनियन के जैसे होती नहीं कि जी अंजुमन ताजरीन, ताजरीन की जब ट्रेड यूनियन कोई जो होती है, उसको क्या कहते हैं, वो मतलब सपोज कि अगर एक अथॉरिटी, एक कंप्लेनेंट पे ऊपर एफआईआर होगी है, मतलब एम्प्लॉयर पे एफआईआर होगी है, कंप्लेंट आ गई है, तो वो कंप्लेंट में वो एक ताजरान, अजमन ताजरान को भी वो साथ लेके आ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि जी ये ऐसा है या नहीं है। तो ये सीपीए कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट से मुराद वही ले रहा है कि जी जो अ, वो ट्रेड यूनियन है। ठीक है, ये आप कह लो कि जी ट्रेड यूनियन।
कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट से मुराद हम शॉर्ट में लेंगे कि जी आपका ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन ठीक हो गया। आगे कहता है आपका कोड से मुराद कोड एज मेंशन इन शेड्यूल। अब इसका ना अपना कोड बता दिया गया है, मतलब इसका आखिर में देखें तो अपना कोड है, उसी में ही डिटेल में बताता है कि जी आपने मतलब हरासमेंट से क्या मुराद है, उसी में ही डिटेल में बताता है। मैं इधर ओपन कर लूँ ना, ये इसी में वो बताता है कि जी हरासमेंट से क्या मुराद है, और उसके बाद वो रिटालिएशन क्या होती है, अगर रिफ्यूज कर दे तो वो उसका वो माहौल खराब कर देते हैं, मतलब आपका ऑफेंसिव इन्वायरमेंट बना लेते हैं। तो उससे क्या मुराद है ये सारा उसमें बता रहा है। ठीक है, ये हरासमेंट को डिफाइन कर रहा है, और उसके बाद अब्यूज अथॉरिटी को बता देता है, फिर होस्टाइल इन्वायरमेंट को भी बता देता है, फिर इसी में ही आगे बताता है कि जी आपने सबसे पहले चाहें तो वो डिजायर पे एक मेडिएशन भी करवा सकती हैं पार्टीज आपस में। मतलब आप में उस तरह ऑफिस में ही मेडिएशन मतलब सुलह करवा सकते हैं, रिकंसिलिएशन करवा सकती हैं, वरना वो आगे चलता है। तो कोड से मुराद जब बात करेंगे तो इस कोड की ही बात करिए। ये आखिर में ये जो कोड बताया गया है, आपने ना प्रोसिक्यूशन एक्ट आपके पास है, प्रोसिक्यूशन एक्ट आप पढ़े ना, प्रोसिक्यूशन एक्ट आपका मेरे ख्याल 2013 का है। उसके भी पंजाब में 2006 का है, उसका सेक्शन 17 है, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रोसिक्यूशन अलहदा से बता दिया गया कि जी एक प्रोसिक्यूटर ने केस कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि एक केस कैसे प्रोसीड करना है, वो कोड में बता दिया गया है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका, ये कोड हो गया, उसके बाद कहता है आपका कंप्यूटर अथॉरिटी। देखिए एक सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी करके 30 दिन के अंदर कंप्लीट करके वो कंप्यूटर अथॉरिटी को भेजती है, कंप्यूटर अथॉरिटी फिर पेनल्टी अवार्ड करती है। ठीक हो गया। अब ये कंप्यूटर अथॉरिटी से क्या मुराद है, कहता है कंप्यूटर अथॉरिटी से मुराद जो आपका वो आपकी मैनेजमेंट बनाएगी, जो आपकी मैनेजमेंट बनाएगी, मतलब मैनेजमेंट में एक अलहदा एक वो अथॉरिटी रख देंगे कि जी ये अथॉरिटी है, इसने ही कल को इंक्वायरी कमेटी के फैसले पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब एन अथॉरिटी एज में बी डेजिनेटेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, वो मैनेजमेंट से क्या मुराद है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, वही फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सोसाइटी, प्राइवेट वर्क प्लेस, प्राइवेट आपका कोई कंपनीज वगैरह, ये सारा उसमें मैनेजमेंट, मतलब इनकी जो मैनेजमेंट है उसकी बात कर रहा है। कंप्लेनेंट कौन होता है, कंप्लेनेंट मीन्स वुमेन और मैन। देखिए मैन भी कंप्लेंट कर सकता है। हु मेड द कंप्लेंट, हु मेड द कंप्लेंट टू ombudsman और इंक्वायरी। वो आप ना ये कंप्लेंट वो इस तरफ हम चले जाते हैं, ये इंक्वायरी कमेटी के पास, हम डायरेक्ट ombudsman के पास भी जा सकते हैं, ombudsman के पास भी जा सकते हैं। पहले होता था कि जी ombudsman या चेयरमैन, अब उन्होंने कहा कि जी नहीं ये फिर जेंडर इनइक्वालिटी में आ जाता है, तो आप मैन ना लगाएं, चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन, ओम्बोड्समैन नहीं ओम्बोड्स पर्सन। पर्सन मतलब फीमेल भी हो सकता है, ओम्बोड्समैन तो फीमेल है तो फिर ओम्बोड्समैन कहेंगे, नहीं ओम्बोड्स पर्सन। चलें जी, इम्बोर्ड्स पर्सन ना आपका देखते हैं कि जी ओम्बोड्समैन वो एक्ट भी है। ओम्बुड्समैन ये आपकी माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल प्रैक्टिस जो कि पब्लिक सर्वेंट करते हैं उनके लिए ओम्बुड्समैन है। हम पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ओम्बुड्समैन के खिलाफ पास जा सकते हैं अगर वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे तो। ये फेडरल लेवल पे भी होता है और प्रोविंशियल लेवल पे भी होता है। ठीक हो गया। आगे था एम्प्लॉय मीन्स रेगुलर और contractual employee who whether employed और ऑन डेली, मतलब यहाँ पे देखे ना वो कहता है कि जी एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पे है या परमानेंट है। ठीक है,
कोई भी किसी भी किस्म के एम्प्लॉय मीन रेगुलर आर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, रेगुलर आर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, whether employed daily, whether employed on daily basis या वीकली या मंथली या अर्ली या फिर आपका अर्ली बेसिस, एंड इंक्लूड एन इंटर्नशिप या अप्रेंटिस। इंटर्नशिप के लिए जो ना आपका कुछ फर्म्स भी होते हैं कि जी आप इंटर्नशिप के लिए आए हैं या अप्रेंटिसशिप के लिए आए हैं, तो वो भी आपका एम्प्लाई भी होगा, वो भी आपका एम्प्लाई भी होगा, मतलब जो ट्रेनी आ जाते हैं, लर्नर आ जाते हैं वो। ठीक है, उनके लिए भी यही है, मतलब वो भी समझा जाएगा एम्प्लॉय है, मतलब अब ट्रेनिंग को एक साथ भी करेंगे तो वो भी ऑफेंसी होगा। ट्रेनिंग या लर्नर, ठीक हो गया। ये आपका ये भी उसी में ठीक है। तो इम्प्लाई से क्या मुराद है? इम्प्लाई से मुराद वो आपका डेली भी, वो रेगुलर हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, या वो कंट्रेक्चुअल हो सकता है। वो डेली बेस पे हो, वीकली हो एम्प्लाई, वो अर्ली हो, जैसे मर्जी वो आपका समझा जाएगा कि वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। आगे आता है एम्प्लॉयर से मुराद क्या है? एम्प्लॉयर मुराद मतलब एम्प्लॉयर के खिलाफ मोस्टली एप्लीकेशन आते हैं। एम्प्लॉयर से मुराद ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब नीचे ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेगा। एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी पर्सन और बॉडी, मीन्स एनी पर्सन in relation to organization, any person or body, a person whether incorporated or not, who are which employ uh, workers in organization, in his organization। ठीक है, एम्प्लॉयर से क्या मतलब है कि जो नौकरियां देते हैं, जो काम के लिए रखते हैं। मतलब मैं एकेडमी चला रहा हूँ, मैं अपने नीचे मैंने क्लर्क रखा हुआ है, मैंने ऑफिस बॉय रखा हुआ है, मैंने दूसरा कोई स्टाफ रखा हुआ है। तो वो मैं एम्प्लॉयर हूँ और वो एम्प्लॉई है। तो वो कहता है कि जी एम्प्लॉयर से मुराद जो एम्प्लॉय करता है वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह रहा है। आप एम्प्लॉयर वो गवर्नमेंट के लिए कुछ और होंगे, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की अगर हम करें एम्प्लॉयर तो गवर्नमेंट के नीचे वो जो अपॉइंटीज हैं, जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट किया है वो। ठीक है, अंडर अ कंट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर मैनर व्हाट्स एवर कंक्लूडेड। अब ये वो बात करता है, फिर इसमें कहता है कि जी ये सारे लोग आएंगे कि हेयर सक्सेसर आर असाइन एज द केस में बी ऑफ सच पर्सन और बॉडी। मतलब सपोज के मैंने एम्प्लॉय वो वर्कर्स रखे हैं, तो मेरी डेथ पे मेरे जो हेयर्स होंगे, सक्सेसर होंगे, वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, या एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैंने नीचे मैनेजर रखा हुआ है, मैंने नीचे अपना वो कंट्रोलर रखा हुआ है जो एकेडमी कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी इम्प्लाई ही होगा। ठीक है, या फिर कहता है अथॉरिटी इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये रन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे रन होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है कि जी कोई भी वो आपका अथॉरिटी जो के गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे रन कर रही है, जैसे आप कह लो कि ये सेक्रेटेरिएट है या कोई डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट लेस्को डिपार्ट है या दूसरा डिपार्ट है, तो वो भी समझा जाएगा, एम्प्लॉय की डेफिनेशन आएगा। आगे तक जी ऑफिस बेरर। ऑफिस बेरर मतलब जो चीफ सेक्रेटरी है या वो ये गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी या फिर आपका डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडीए, डीडीए, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है,
डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट, ये सारे इस ऑफिस पीरियड में आएंगे। या प्रोप्राइटर इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कोई मालिक है तो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई मालिक है तो वो भी इसमें आएगा, वो भी इसमें आएगा। मतलब देखिए ना, एम्प्लायर के खिलाफ, एम्प्लाई या एम्प्लायर जो है वो आपका, वो मतलब एम्प्लायर के खिलाफ होता है, तो एम्प्लायर के ये जो सारे मैनेजर हैं वो उसकी डेफिनेशन में आएंगे, वो इस डेफिनेशन में आएंगे। मतलब सपोज के आपका वो ऑफेंसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से क्या मतलब है, वो मैनेजर भी हैं, वो आपका जो दूसरे प्रोप्राइटर भी है, ऑफिस बेरर भी है, वो इस डेफिनेशन में आएंगे। अब कहता है कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट या कंट्रैक्टर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रैक्ट हु आर विच अंडरटेक या प्रोक्यूर लेबर और सर्विस of employee of for use any other person and other organization or for the purpose whatsoever for the payment of the basis of whatsoever। उसके बाद कहता है कंट्रैक्टर है, ऑफिस बेरर है फॉर फेडरल या लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि मैनेजरियल पे है या वो सेक्रेटेरिएट में है या डायरेक्शन में है, ठीक है, डायरेक्टर है, ये भी आपका एम्प्लॉयर में आएगा। उसके बाद कहता है हरासमेंट। अब हरासमेंट करना, ये हरासमेंट को ना आगे कंडक्ट में भी डिफाइन करता है। हरासमेंट से क्या मुराद है कि जी वुमेन को हरास किया गया है वर्क प्लेस पे, तो हरासमेंट से क्या मुराद है, कहते हैं हरासमेंट मीन्स अन मीन्स एनी मीन एनी अनवेलकम अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, वर्बल है या ओरल है, या फिर वो कहता है कि जी आपका फिजिकल कंडक्ट, या फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर या सेक्सुअली ड्रीमिंग एटीट्यूड, सेक्सुअली ड्रीमिंग एटीट्यूड, या काजिंग इंटरफेरेंस विद वर्क, causing interference with work performance, और या फिर creating the intimidating hostile या offensive work environment, ठीक है, offensive, ये भी हरासा है, मतलब आप वुमेन के लिए वो काम करना न देना, ऑफेंसिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उसका पैटर्न क्रिएट करना, तो वो भी आपका हरासमेंट में आएगा। ठीक हो गया। या फिर वो कहता है अटेम्प्ट टू पुनिश फॉर पुनिश द कंप्लेनर फॉर रिफ्यूजल टू comply टू सच रिक्वेस्ट आर मेड कंडीशन फॉर मेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। वो कहता है कि जी आप एक कंप्लेंट है, कंप्लेनर ने कंप्लेंट फाइल की है, तो उसके खिलाफ आपका जो उसको सजा देना कि वो आपकी वो बात माने, और वो या बात आपकी क्यों नहीं मानी है, मतलब आप रोकते रहे हैं उसको, ठीक है, वुमन को आपने हरासा किया है और उसने कंप्लेंट फाइल कर दी है, उसके बाद आप उसको कोई सजा देना, ठीक है, कि जी उसको इंक्वायरी करना, उसके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड कर देना, उसके खिलाफ कोई मतलब ज्यादा असाइनमेंट दे देना कि क्यों उसके उसने आपकी बात क्यों नहीं मानी, कंप्लेंट आपके खिलाफ क्यों फाइल की, आप रोकते रहे हैं कि जी आप कंप्लेंट वो कंप्लेंट फाइल ना करे, फिर भी उसने कंप्लेंट फाइल की है, तो उसने वो आपके अगेंस्ट की है। अब आ, इस कंटेक्स्ट में, मतलब आप इस सूरत में उसको अब तंग करके आप कंप्लेंट वो करते हैं, आप उसको खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो आपने मतलब उसको तंग करते हैं, तो ये भी आप हरासा कर रहे हैं उसको। ठीक हो गया। ये हरासमेंट में तो सिर्फ आप उसको रिक्वेस्ट पर सेक्सुअल फेवर नहीं आएगा, इसमें आपका उसके लिए वो इन्वायरमेंट, ऑफेंसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी हरासमेंट में आएगा, उसके लिए आप
वो भी हरासमेंट में आएगा। उसके लिए दूसरा सेक्सुअल एक्ट ड्रीमिंग करना, वो भी हरासमेंट में आएगा। ये इसके लिए ही वुमन की काम से रोकने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, समटाइम वुमेन्स को पता नहीं होता तो वो आगे वो बताता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ एम्प्लॉयर में वो बताता है कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर एनवायरनमेंट, हर एजेंसी की, कि जी वो अपना एक वो रखें। वो एक अपना रखें आपका, वो अपने ऑफिस में ये रखें, मतलब प्रिंट करके रखें। अजान हम सुन लें, फिर आगे पढ़ते हैं। चलें जी आगे जी। आपका हरासमेंट आपको पता चल गया है, सेक्सुअल डिजायर या इंटीमिडेट दी होस्टाइल ऑफेंसिव इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग इंटीमिडेटिंग, इंटीमिडेटिंग या वो ऑफेंसिव वर्क इन्वायरमेंट, वो। या फिर आगे कहता है कि जी आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से मुराद वो आप कहते हैं कि जी पीछे हमने पढ़ा था कि जी आपका वो कंप्यूटर अथॉरिटी से क्या मुराद है। कंप्यूटर अथॉरिटी, कंप्यूटर अथॉरिटी मतलब डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से क्या मुराद है। मैनेजमेंट मीन्स अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कल को एक कंप्यूटर अथॉरिटी बनाएगी। कंप्यूटर अथॉरिटी में एक पर्सन हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितनी मर्जी रखते हैं। ठीक हो गया। इम्बोर्ड्समेंट मीन्स सेक्शन 7 के तहत अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में ही जो होता है वो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई एम्प्लॉई होता है या एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक जगह है जहाँ पे वुमन काम कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है वो देखें। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कहता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है। मींस फेडरल, मींस फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट, डिवीजन डिपार्टमेंट या कारपोरेशन, कारपोरेशन। ठीक है। या आपका एनी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब ये यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ पे वुमेन मैनेजमेंट में काम कर रही है वहाँ, या मेडिकल फैसिलिटीज इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे कंट्रोल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी, रजिस्टर्ड सिविल सोसाइटी। मतलब ये वो कह रहा है कि जी ये आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर आपका वो ये जो है ना ऑटोनमस बॉडी, ऑटोनमस बॉडी जैसे आपका कह लो कि जी लेस्को, वापडा, ये ऑटोनमस बॉडीज है। ठीक है, वो भी वहां पे भी कोई काम कर रहा है। या फिर कहता है प्राइवेटली मैनेज्ड कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, या फिर इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस। ये हैं, मतलब ये जगह हैं। इन जगहों पे अगर वुमेन को तंग करेंगे तो वो ये इस कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है। किसी गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी डिवीजन में, डिपार्टमेंट में या कॉरपोरेशन में या ऑटोनमस बॉडी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल फैसिलिटीज में या प्राइवेट मैनेज्ड या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है, या किसी इंस्टीट्यूशन में जो कि कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया। इंस्टीट्यूशन से मुराद आपका जो आपका
कोई ऑर्गेनाइजे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, वो जो बड़ी कंपनीज हैं वहां पे इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर एटसेट्रा, एंड इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशन, जो रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर है वो। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे वुमन काम करेगी तो वो वुमेन्स। आगे के शेड्यूल से मुराद नीचे शेड्यूल बता दिया गया है। वर्क प्लेस से क्या मुराद है? कहता है वर्क प्लेस वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो काम कर रहा है वो वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस मीन्स प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क या premises where the organization or employee operates, organization employee operates प्लेस ऑफ वर्क या प्रेमिसेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर ऑपरेट्स, ऑपरेट्स या इंक्लूडिंग बिल्डिंग, मतलब वही कहते हैं प्लेस ऑफ वर्क। वर्क प्लेस मुराद वर्क वो वर्क प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर जो है वो अपना काम को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर अपना काम चला रहे हैं वो। इंक्लूडिंग द बिल्डिंग, इंक्लूडिंग बिल्डिंग फैक्ट्री area, including building factory open area या larger geographic place where activities of or activities of organization या employer are carried out। मतलब हर वो जगह जहाँ पे वुमेन वो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम हो रहे हैं उसको हम कहेंगे वर्क प्लेस। ठीक हो गया। ये थी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आपको ये आगे कोई 10 सेक्शन है वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मुझे ना मसला एक्ट में वो ही पे होता है जब हमें डेफिनेशन का नहीं पता होता, हम डेफिनेशन पढ़ते नहीं है एक्ट शुरू कर देते हैं, कभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती। ठीक हो गया। चले, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन? चलें जी। सर जी मैडम। सर यहाँ पे वो प्राइवेट स्कूल भी आ सकते हैं ना, मतलब जैसे वो प्रिंसिपल होते हैं अक्सर टीचर्स को जैसे तंग कर रहे होते हैं। मैडम आ सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल ना एक वो जो रजिस्टर्ड होते हैं। और सर एक वो भी लखनऊ में पता नहीं हुआ था, मैकडोनल्ड का कोई मैनेजर था, वो वहाँ पे एम्प्लॉय थी गर्ल, तो उसको तंग कर रहा था सर, वो भी इसमें आ जाएगा ना प्राइवेट में? आ जाएगा ना मैडम, वो प्राइवेट स्कूल ना रजिस्टर्ड होते हैं और का वो आपका एजुकेशन हायर एजुकेशन के वो नीचे डिपार्टमेंट जो बनाए हुए हैं वहां से वो आप डायरेक्ट नहीं चला सकते प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए आपको पीछे से रजिस्टर करवाना पड़ता है, अथॉरिटी से लेना पड़ती है, देन आपकी जो रिजल्ट होते हैं वो समझे जाते हैं बिल्कुल ठीक है। तो रजिस्टर होते हैं वो भी आ जाएंगे मैडम, वो भी आ जाते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन होती है मैडम, वो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। जी सर। चलें आगे देखें। आगे तो आपका इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी का कहता है कि जी हर जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने बताया, ऑर्गेनाइजेशन मुराद जहाँ पे वुमेन काम करती है वो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उसका कोई डिवीजन डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर वो आपका प्राइवेट। ये इनकी बात कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये हरासमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मेडिकल फैसिलिटीज या प्राइवेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल या फिर इंस्टीट्यूशन कंपनीज या अदर रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर। रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर मतलब ये स्कूल भी इसी में रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं वो। ठीक है। ये जो है हर वो इदारा जो है अपनी एक कमेटी बनाएगा, 3 मेंबर होंगे उस कमेटी के, एक सीनियर मैनेजमेंट से, दूसरा वो आपका एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव होगा, तीसरा एक और होगा।
ठीक है, कैटेगरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन शेल कॉन्स्टिट्यूट इंक्वायरी कमेटी विद इन 30 डेज ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के 30 डेज में, 30 डेज मतलब आपका ये अपॉइंट हो चुका है। 30 डेज से मुराद कह रहा है जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुआ है, ये मार्च 2010 में कमेंस हुआ है, तो मार्च 2010 के 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये बना दिया है। आगे तक जी कमेटी में कंसिस्ट 3 मेंबर्स, कमेटी कंसिस्ट 3 मेंबर्स। ठीक है, आप वो कमेटी में 3 मेंबर होंगे। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहीं से एमसीक्यूज आएंगे, इस हट के नहीं आएंगे, देख लेना। शैल कंस्टिट्यूट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। ठीक है, होम एट लीस्ट वन शैल बी, उनमें से एक वुमेन होगी, 3 में से 1 वुमेन होगी। वन शैल बी वन एट लीस्ट एंड वन मेंबर वन मेंबर शेल बी फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। अब वो कह रहा है कि जी 3 में से वो एक जो है आपका सीनियर मैनेजमेंट से होगा। दूसरा कहता है वन शेल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा एम्प्लॉइज होगा, या सीनियर एम्प्लॉय वेयर नो सीबीए, सीबीए से मुराद कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के तहत वो डिफाइन किया गया है, मतलब ट्रेड यूनियन जो कि रिप्रेजेंट करती है वर्क वर्कमैन को। ठीक है, वो आगे कहता है एक वो होगा एंड वन और मोर मेंबर्स। अच्छा, यहाँ पे वो देखना ना कभी कंसिस्ट 3 मेंबर्स, आगे कहता है आपका वो लिखना चाहिए, तो एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होने चाहिए। वन और मोर मेंबर कैन बी को ऑप्टेड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी कोई बंदा हो सकता है, तो ये इस तरह ये 3 है। ठीक है, आगे कहता है आपका ए चेयरपर्सन शेल बी डेजिग्नेटेड फ्रॉम अमंगेस्ट देम, उनमें से एक चेयरपर्सन आ जाएगा। 3 लोग होंगे तो उनमें से एक चेयरपर्सन आ जाएगा, उनमें से एक चेयरपर्सन आ जाएगा। आगे था इन कंप्लेंट, इन केस कंप्लेंट अगेंस्ट वन ऑफ द मेंबर इंक्वायरी कमेटी, दी मेंबर शैल रिप्लेस बाई अनदर। अब देखिए ना, सपोज के एक मैनेजर है, मैनेजर मेंबर है ये इंक्वायरी कमेटी का, कल को उस मैनेजर के खिलाफ भी कंप्लेंट कोई फाइल कर देता है, तो उस मैनेजर को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी दूसरे पर्सन के साथ। इन केस नो competent authority is designated, the organization shall within 30 days of enactment designate a competent authority। आप ऑर्गेनाइजेशन भी एक वो कंपीटेंट अथॉरिटी डिजिग्नेट करती है, मतलब देखें, एक आपकी इंक्वायरी कमेटी है, एक आपका और वो जो है ना ऑर्गेनाइज वो कंपीटेंट अथॉरिटी है। यही कंपीटेंट अथॉरिटी कल को पेनल्टी देती है। ये देखें, ये इंक्वायरी कमेटी का काम है कि वो उसको डिफाइन कर देगा। ये कंपिटेंट अथॉरिटी ही कल को फिर पेनल्टी अवार्ड करती है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देगी कि जी मेरी इंक्वायरी के मुताबिक जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है, और इस अक्यूज्ड को मेजर पेनल्टी होनी चाहिए या माइनर पेनल्टी होनी चाहिए। मेजर होनी चाहिए तो कि जी इसको कंपलसरी रिटायरमेंट होनी चाहिए या फाइन होना चाहिए। माइनर पेनल्टी है तो इसको आप इसकी प्रमोशन रोक दें, या इसकी जो सैलरी है वो विद हर्ड कर लें, या इसकी जो है वो आपका कंपनसेशन अवार्ड करते हैं। ये इसकी उसमें आ जाएगा। आगे जी आपका सर क्लास 4 में समझ नहीं आया। मैडम क्लास 4 है कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ना एक कंपिटेंट अथॉरिटी बना दी। कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब नोटिफाई कर देगी कि जी ये कंपिटेंट अथॉरिटी वो कहता है 4 साल के लिए होती है। ठीक है, वो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी 4 साल में रख ले वो,
ओम्बुड्समैन के लिए। एंड यो कंप्यूटर अथॉरिटी वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी, नोटिफाई कर देगी कि जी मिस सैरिश कंप्यूटर अथॉरिटी है, या मिस सैरिश, मिस शीजा और मिस मारिया, ये तीन लोग कंप्यूटर अथॉरिटी हैं फॉर द पर्पज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। वो फेडरल गवर्नमेंट का भी फर्दर डिवीजन बता सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्ट है, उस डिपार्टमेंट का कंप्यूटर अथॉरिटी मिस शीजा, मिस शेरिस, मिस मारिया है। तो ये कल को यही कंप्यूटर अथॉरिटी ही वो इंक्वायरी कमेटी का जब फैसला आएगा, उसकी फाइंडिंग आएगी इंक्वायरी कमेटी की, तो कंप्यूटर अथॉरिटी फाइन वो पेनल्टी इम्पोज करेगी। मैडम कंपीटेंट अथॉरिटी से मुराद एक अथॉरिटी बना देंगे जो कि कल को वो पेनल्टी अवार्ड करेगी, बस। अथॉरिटी से मुराद 1%, 2%, 4%, जितनी मर्जी हो। समझ आ रही है मिस सैरिश? जी सर जी। मैडम ये सिंपली कहा गया कि जी अगर कंप्यूटर अथॉरिटी पहले नहीं है, तो कंप्यूटर अथॉरिटी डिजाइन करेंगे, डिजाइन authority is designate the organization shall with in 30 days, 30 दिन में कंप्यूटर अथॉरिटी बना देनी है। मैंने इसका वो प्रोसीजर बताया हुआ है कि इंक्वायरी कमेटी में आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो इंक्वायरी कमेटी कंप्लेंट के 3 दिन के अंदर उसको अक्यूज को नोटिस भेजेगी, अक्यूज आएगा, फिर 7 दिन के अंदर डिफेंस देगा, फिर नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्सपर्टी हो जाएगी, आएगा तो एविडेंस देगा, एविडेंस के बाद क्रास होगा, और वो 30 दिन के अंदर इंक्वायरी कमेटी बता देगी कि जी ये मुलजिम गिल्टी है या नहीं। उसके बाद फिर कंप्यूटर अथॉरिटी को दे देगी कि कंप्यूटर अथॉरिटी पेनल्टी लगाएगी उसको। ये पेनल्टी माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है। और इसी फैसले के खिलाफ आप अपील में चले जाएंगे ओम्बुड्समैन के पास। ओम्बुड्समैन के फैसले से भी अग्रीव्ड हैं तो अपील कर देंगे गवर्नर या प्रेसिडेंट को। वो मोस्टली गवर्नर कहता है। ये टोटल है। ठीक हो गया। चलें प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का वो प्रोसीजर बता रहा है। ठीक है। कहता है दी इंक्वायरी कमेटी विद इन 3 days ऑफ कंप्लेंट। अब इंक्वायरी कमेटी को कंप्लेंट आएगी। द इंक्वायरी कमेटी शैल विद इन 3 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट, 3 दिन के अंदर नोटिस भेजेगी अक्यूज को, कि उसको नोटिफाई करेगी कि जी भाईजान आपके खिलाफ कंप्लेंट वो आ गई है। कम्युनिकेट टू अक्यूज दी चार्जेस, उनको चार्जेस बताएगी कि जी भाईजान आपके खिलाफ ये एलिगेशंस आए हैं, लेबर विद इन फार्मर रिटर्न रिसीप्ट विल बी गिवन। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी अगेंस्ट हिम, आगे कहता है रिक्वायर द अक्यूज्ड विद इन 7 days फ्रॉम द डे when the charge is communicated to him to submit written defense। देखें, अब जिस दिन उसको ये उसके कंप्लेंट मिलेगी कि जी अक्यूज के खिलाफ ये कंप्लेंट होगी, आगे तो वो उसके पास 7 दिन का टाइम है। कितनी? विद इन 7 days, 7 days में वो जवाब अपना अपना डिफेंस देगा, वो जवाब देगा कि जी उसने डिफेंस वो किया है या नहीं किया, किया है या नहीं किया। और अगर वो फेल वो नहीं आता, वो फनकार आता ही नहीं है विदाउट सफिशिएंट काज, तो कमेटी शेल वो फेलर टू डू सो, मतलब अगर वो नहीं आता, ऑन फेलर टू डू सो, अगर वो नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो जाएगा। वो मतलब वो जवाब डिफेंस नहीं देता, आता ही नहीं है, तो कमेटी क्या करेगी, कमेटी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देगी। ये प्रोसीडिंग पीडा में भी यही है। आगे तक जी इंक्वायर इनटू द चार्ज एंड एग्जामिन सच ओरल एंड documentary evidence support of charge and defense of accused, defense of accused। ठीक हो गया। आगे था subject to provision as the act and rules there are, the inquiry committee shall have power to regulate its own procedure। कहता है कि subject to provisions of this act made thereafter। ठीक है। मतलब अगर कोई
इस एक्ट में कोई रूल बताया गया है, प्रोसीजर बताया गया, तो वो तो वैसे होगा। अगर ये रूल या प्रोसीजर नहीं है तो कमेटी, इंक्वायरी कमेटी अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती है। अब इस एक्ट में ना, या इस एक्ट में या नीचे जो आगे कोड बता दिया गया है, प्रोसीजर बता दिया गया, तो उसमें इंक्वायरी कमेटी के प्रोसीजर का तरीका नहीं बताया गया। तो ये फिर अपनी प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेगी, अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर देगी, जैसे मर्जी वो अडॉप्ट करे। ठीक हो गया। आगे टाइप का, द इंक्वायरी कमेटी शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। वो अपना प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकती है, वो अपना प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकती है। आगे का आपका, दी फॉलोइंग प्रोविजन इंटर लिया फॉलोइंग दी प्रोसीजर है, दी मैनेजमेंट एंड दी स्टूडेंट एंड अदर एविडेंस इंक्वायर्ड इन इंक्वायरी प्रोसेस शैल बी कंसीडर कॉन्फिडेंशियल। ये आपका ये जो प्रोसीडिंग है सारी कॉन्फिडेंट, मतलब पब्लिक नहीं होगी। इंक्वायरी कमेटी में जो कुछ चल रहा है वो पब्लिक नहीं होगा। आगे द ऑफिसर इंचार्ज ऑफिसर एन ऑर्गेनाइजेशन इफ कंसिडर नेसेसरी मे नॉमिनेटेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस, may be nominated to provide assistance, advise assistance to एज पार्टी। अब ऑर्गेनाइजेशन ना खुद कोई एक पर्सन को नॉमिनेट कर देंगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेट कर देंगी सपोज के अब्दुल गनी साहब को। अब्दुल गनी साहब को कहेंगे कि जी अब्दुल गनी साहब आप इन दोनों पार्टीज को असिस्ट करें, आप इन दोनों पार्टीज को असिस्ट करें। ठीक है, वो कर सकते हैं, असिस्ट करें या एडवाइज करें, किसी भी पर्सन को कर देंगे। आगे कहता है आपका, बोथ पार्टीज कंप्लेनेंट एंड अक्यूज शैल हैव राइट टू बी रिप्रेजेंटेड। ये वो बता रहा है कि जी दोनों, कंप्लेनेंट एंड राइट, कंप्लेनेंट एंड अक्यूज हैव राइट, उनके पास राइट है। किस चीज का? टू राइट टू रिप्रेजेंटेड बाई दी कंपेनिंग बाई दी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, मतलब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के थ्रू आ सकते हैं, या एजेंट रिप्रेजेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट रिप्रेजेंटेटिव, आ फ्रेंड या आ कुलीग, आ मतलब आप पार्टीज इनको भी साथ लेके आ सकते हैं जब प्रोसीडिंग ले चल रही है। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ट्रेड यूनियन जो है ना, ट्रेड यूनियन का किसी, जैसे होता है ना ट्रेड यूनियन होती है, उसका सदर होता है, नायब सदर होता है, चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को लेके आ सकते हैं। यूनियन प्रेसिडेंट, सदर या जो भी है, उनका, उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप लेके आ सकते हैं। अपने किसी साथ कुलीग को प्रोसीडिंग में लेके आ सकते हैं, किसी फ्रेंड को लेके आ सकते हैं। ठीक है। आगे था, एडवर्स एक्शन शेल नॉट बी टेकन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट और आर विटनेसेस। मतलब देखिए ना, हमने पीछे पढ़ा है, अगर विटनेस झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर अक्यूज झूठ भी बोलता है तो उसके खिलाफ फॉल्स प्रोसीडिंग, फॉल्स वो नहीं होगी, फॉल्स उसकी प्रोसीडिंग नहीं होगी। चलें जी, आगे जी आपका, इंक्वायरी कमेटी shall ensure that employer or accused shall in no case create any hostile environment for the complaint, so to pressurize her for freely pursuing her complaint। ठीक है, कहता है कि जी इंक्वायरी कमेटी वो इंश्योर करेगी कि जी अक्यूज्ड और वो आपका इजी होके काम कर रहे हैं, मतलब अक्यूज्ड एम्प्लॉयर ensure that employer accused shall in no case create hostile environment for complaint, pressuring to pressurize her to from freely pursuing the complaint।
मतलब वही कि जी इंक्वायरी कमेटी इंश्योर करेगी कि ये जो एम्प्लॉयर है या अक्यूज्ड है, ये उनके खिलाफ कोई वो ना करे, इनके खिलाफ कोई वो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट ना करे। इन नो केस employer that the employer shall not create hostile environment। hostile environment से मुराद है कि जी उसको ना वो आपका काम नहीं करने देते हैं, मतलब उसको मतलब उनके काम में नहीं करने देते, ओवर बर्डन दे देते हैं। ठीक है, तो वो कहता है ऐसा नहीं करेंगे। hostile को ना ये नीचे लास्ट में डिफाइन करता है, ये रिटालिएशन भी नहीं करेगा। अगर ये वो उसने रिफ्यूज नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, तो कल को उसके खिलाफ रिट्यूश लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखना ये क्राइटेरियन, हाँ ये स्टाइल एनवायरनमेंट है। कहता है एनी अनवेलकम सेक्सुअल advice या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल बिहेवियर in conduct, in individual work and performance and create intimidating, hostile या abusive या offensive environment या discrimination on the bias on the basis of gender which may or may not be in sex nature। ठीक है, मतलब उसको धमकियां देना, उसके खिलाफ स्टाइल होना, अब्यूसिव होना, ऑफेंसिव वर्ड क्रिएट करना, या उसको उसको डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, कि जी वो औरतें औरतें काम कर ही नहीं सकती हैं, ऐसे ऑफिस में आ जाती हैं, आपको घर बैठे नहीं चाहिए, किचन चलाना चाहिए। इस तरह का वो कहता है कि जी वो ऐसा नहीं करेगा। एनी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं करेगा। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन अगर लिखें तो वो यही है, क्रिएट इंटिमिडेटिंग, क्रिएट इंटिमिडेटिंग हॉस्टाइल या अब्यूसिव जेंडर वर्क के लिए। ठीक है, ये उसकी बना मीन्स। ठीक है, ये हॉस्टाइल में आएगा। ठीक हो गया। चले आगे, कहता है कि जी आपका इंक्वायरी कमेटी शेल गिव फाइंडिंग विद रिकॉर्डिंग रीजन देयर, मतलब अपनी फाइंडिंग देगी कंपिटेंट अथॉरिटी को। किसको? कंपीटेंट अथॉरिटी को। द इंक्वायरी कमेटी शैल सबमिट टू द फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू द कमेटी कंपीटेंट अथॉरिटी विद इन 30 डेज। अब देखिए ना, जिस दिन कंप्लेंट आई, इंक्वायरी कमेटी के पास सिर्फ 30 डेज है, 30 डेज में उसने फैसला करना है। कितनी? 30 डेज में, मतलब आपका टाइम फॉर कंप्लेंट कंप्लेंट डिसीजन। ये कंप्लेंट डिसीजन का टाइम कितनी है? 30 डेज फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी। इनिशिएट इंक्वायरी कब? जब कंप्लेंट आती है, तो विद इन 30 डेज आप उसको कर देते हैं। ठीक है, ये वो लिखे गए। आगे फिर वही ये रिकमेंडेशन देगी आपका इंक्वायरी कमेटी, और उसको रिकमेंडेशन देगी कंपीटेंट अथॉरिटी को, एंड शैल रिकमेंड द कंपीटेंट अथॉरिटी वन इम्पोजिंग वन और मोर ऑफ द पेनल्टीज। मतलब एक पेनल्टी भी लगा सकती है, एक से ज्यादा पेनल्टी भी लगा सकते हैं। एक पेनल्टी भी लगा सकते हैं और एक से ज्यादा भी। अब कौन सी हैं?
अब ये वो बताता है कि जी पहले अ, कम अ, मे, मेजर पेनल्टी, मेजर माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी है कि जी सैंक्शन, लानत, लान तान का देना कि जी आपको ऐसा नहीं चलना चाहिए, आप अच्छे इदारे में रहते हैं, आपने मरना भी है, आपके घर में भी बहन भाई हैं, खुदा खौफी करें, ठीक है, ये कर देना। या उसकी प्रमोशन रोक देना, विद होल्डिंग दी प्रमोशन, प्रमोशन है उसका रोक देना, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट रोक देना, ठीक है। हर एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ना, उनकी हर साल एक तो बजट में सैलरी इंक्रीज होती है, दूसरा उनकी ना हर साल 12वें महीने उनकी बेसिक सैलरी बढ़ती है, उनकी बेसिक सैलरी बनती है, ये बेसिक सैलरी की बात। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका स्टॉप द एफिशिएंसी एंड टाइम स्केल, ये उसकी बात कर रहा है कि जी जो टाइम स्केल से उनकी एफिशिएंसी बनती है, ये ना आपका हर साल 12वें महीने इनकी ये टाइम स्केल के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं बेसिक पे बढ़ाना, बेसिक पे बढ़ा देते हैं, बजट में तो अलाउंस भी बढ़ा देते हैं, ये जो है ना आपका जो बेसिक पे है उसको बढ़ाना, तो कहता है ये भी उसको रोक सकते हैं। उसके बाद कहता है रिकवरी ऑफ कंपनसेशन पेबल टू द कंप्लेनेंट फॉर फ्रॉम पे और एनी सोर्स, ठीक है। कंपनसेशन कह देना कि जी आपने कंपनसेशन पे करनी है कंप्लेनेंट को, कि जी कंप्लेनेंट की फ्यू डैमेज की है तो कंप्लेनेंट को आप 5 लाख रुपए पे करें, ये भी लगा सकते हैं, ये माइनर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी क्या है? मेजर पेनल्टी वो कहता है कि जी आपका मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी में कहता है कि जी उसको कंपलसरी रिटायर करा देना, उसको डिसमिस करा देना, ठीक है। ये ना पीडा, पंजाब एम्प्लॉयज, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट 2006, उसमें भी यही पेनल्टीज बताई गई हैं कि जी रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल, लोअर पोस्ट मतलब 17वां स्केल था तो ओ, नीचे 12वें स्केल पे ले आना, सीनियर क्लर्क था तो जूनियर क्लर्क कर देना, ये। या फिर कंपलसरी कि जी उसको को रिटायरमेंट लो, या रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये जो रिमूवल है ना, रिमूवल, रिमूवल में वो अगर एक को रिमूव कर दिया है तो वो बंदा दोबारा इलिजिबल होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब एक आप टीचर हैं, टीचर से आप रिमूव हो गए तो आप जज बन सकते हैं, जज से रिमूव हुए तो आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, ये रिमूवल है, मतलब उस डिपार्ट से आपको निकाल देंगे। डिसमिसल जब होगी तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते डिसमिसल में, आपको फिर दोबारा वो कोई जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट, ये। या फिर फाइन लगा देना, फाइन वो कहता है पे किया जाएगा कंप्लेंट को, फाइन, अ पार्ट ऑफ फाइन कैन बी used as compensation complainant in the case of owner, the fine shall be payable to complainant, ठीक है, अगर ओनर को फाइन लगाया गया तो वो सारा उसका कंप्लेनेंट को ही जाएगा, ठीक है। कहता है competent authority shall impose penalty recommended by the inquiry committee within the under the section 4 within 1 week of received recommended by the inquiry, मतलब अब ये जब इनको इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि जी इसको पेनल्टी लगाएं, जो भी उसको बताते हैं तो वो 7 दिन के अंदर लगा देगी, मतलब 1 वीक, 1 वीक से मुराद वो 7 दिन, 7 दिन मर 7 दिन होंगे, ठीक है। आगे कहता है इंक्वायरी कमेटी शैल मीट ऑन रेगुलर बेसिस and monitor the situation until they are satisfied their recommendation subject to decision uh, if a competent authority or authority has been implemented, if any competent authority has been implemented। कहता है इंक्वायरी कमेटी जो है वो इंश्योर करेगी कि जी जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने सजा दी है वो इम्प्लीमेंट हो गई है,
मतलब कंप्लेंट अथॉरिटी ने कहा कि जी 5 लाख फाइन पे करें, फाइन पे को हो गया है ये, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी इंक्वायरी कमेटी। आगे तक जी केस, इन केस कंप्लेंट कंप्लेनेंट इन ट्रॉमा, the organization will organize psychosocial counseling or medical treatment and additional medical leave। आप देखें ना, इज्जतदार फैमिली जो है उनके साथ अगर ऐसा कुछ कर दें तो वो चली जाती हैं उधर, वो ट्रॉमा मतलब मतलब बेहोश हो जाती हैं, मतलब उनके साथ अगर कोई ऐसा कुछ हो जाए तो कहता है ऐसा कुछ है तो फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इनके लिए फिर वो साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाएगा और उनको मेडिकल लीव भी दे दी जाएगी। चलो जी, आगे जी आपका। आगे आता है पावर ऑफ इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी जब इंक्वायरी कर रही है तो वो जैसे सिविल कोर्ट है वो समन कर सकती है किसी पर्सन को, और उसका उससे कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, उससे वो कोई एविडेंस मंगवा सकती है और उनके एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, मतलब एज ए कोर्ट की तरह वो काम करेगी। ठीक हो गया। कहता है इंक्वायरी कमेटी शेल हैव पावर टू समन, शेल इंक्वायरी कमेटी शेल हैव पावर, उनके पास ये पावर्स है। क्या के पास ये पावर्स है? क्या? सबसे पहले तो कहता है कि टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑन एनी पर्सन, मतलब किसी को बुला सकती है, एन एग्जामिन, इन्फोर्स कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। उसके बाद कहता है कि जी रिक्वायर या डिस्कवरी ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकती है, मतलब वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, या रिसीव एविडेंस, एविडेंस ऑन ओथ एविडेंस ले सकती है। ये वही बात है ना कि देखिए पीछे मैंने यहाँ पे आके ओथ पे कोई एविडेंस देता भी है तो कल को उसके खिलाफ एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब कल को उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी। रिसीव एविडेंस, एविडेंस ले सकती है ऑन ओथ, और उसके बाद आपका रिकॉर्ड एविडेंस। रिसीव्ड एविडेंस से मुराद है कि जी कोई डॉक्यूमेंट एज एविडेंस में रिकॉर्ड वो ले लेंगे, और रिकॉर्डिंग में वो आपका उसकी जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, वो इंक्वायरी कमेटी कर सकती है। इंक्वायरी कमेटी शैल हैव पावर टू इंक्वायर इनटू द मैटर ऑफ हरासमेंट अंडर दिस एक्ट टू गेट द complainant or accused medically examined by authorized if necessary, and may recommend appropriate penalty to the accused within the meaning of subsection। अब यहाँ वो बता रहा है कि जी उसकी पावर्स, पहले तो वो कहता है कि जी वो इंक्वायरी करेगी, मतलब इंक्वायरी कमेटी की पहली पावर क्या है, वो ये उसकी पावर्स बता रहा है इंक्वायरी कमेटी की। इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमेटी पहले तो वो क्या जी इंक्वायरी कर सकती है, टू इंक्वायर इंक्वायर द मैटर ऑफ हरासमेंट, हरासमेंट को इंक्वायर करेगी। और हरासमेंट में अगर कोई होता है कि जैसे वो है ना आपका हरासा करना, जिना करना, रेप करना, तो फिर उस सूरत में उसका मेडिकल करवा सकती है, एग्जामिन मेडिकल एग्जामिन करवा सकती है, या इफ नेसेसरी एंड रिगार्ड द एप्रोप्रिएट पेनल्टी एंड रिकमेंड द पेनल्टी, और पेनल्टी रिकमेंड करेगी। ये 3 काम होंगे आपका, ये पावर्स हैं उनकी इंक्वायरी कमेटी की। ठीक हो गया।
तो ये पावर्स में ये तीन काम भी आ जाते हैं। इंक्वायरी कमेटी मे रिकमेंड द ombudsman टू अप्रोप्रिएट एक्शन against the complainant if allegations leveled against the accused to be false or with malevolence। वही कि जी अगर वो झूठ बोलता है, इंक्वायरी कमेटी के आगे वो फनकार झूठ बोलता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो कहता है आपका आ, यहाँ पे कंप्लेनेंट को भी कास्ट लग सकती है, मतलब जिसको हम कहते हैं कंपनसे वो कंपेंसेटरी कास्ट। एक होती है एक्चुअल कास्ट, एक होता है कंपेंसेटरी कास्ट। 35 पढ़े ना, 35A CPC का। तो वो कहता है कि जी अगर आपके खिलाफ 35A CPC का, तो वो आपका कहता है आपका कंपेंसेटरी कास्ट, कि जी जब आपका वो जो क्लेम है फॉल्स है, विकिशियस है, ठीक है, और वही क्लेम या तो आपका डिसमिस हो जाता है, या आप विड्रा कर लेते हैं, या अबंडन कर लेते हैं, तो फिर उस सूरत में कोर्ट जो दूसरी डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को कास्ट दिलवाती है, जिसको हम कंपनसेटरी कास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे वो ये कि जी जब फास्ट क्लेम है, तो फिर आपका वो कंपनसेटरी कास्ट दिलवा सकती है कोर्ट। ठीक हो गया। आगे किताब का इंक्वायरी कमेटी शैल इंश्योर दी ट्रेड और प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल, मतलब यही सारी इंस्ट्रक्ट करेगी कि ये प्रोसीडिंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, प्रोसीडिंग ये सारी कॉन्फिडेंशियल है। आगे था अपील अगेंस्ट माइनर और मेजर पेनल्टीज, माइनर या मेजर पेनल्टीज। मतलब आप यहाँ पे अपील में जाएंगे गवर्नर के, वो कंप्यूटर अथॉरिटी के पास, गवर्नर के पास आप वो जाएंगे, ओम्बुड्समैन के पास जाएंगे, ओम्बुड्समैन के खिलाफ आप गवर्नर पे जाएंगे। ठीक है। अपील अगेंस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अथॉरिटी, ये होगी आपका टू ओम्बुड्समैन। और इसी तरह आपका अपील अगेंस्ट दी ओम्बुड्समैन, वो होगी आपका टू गवर्नर, टू गवर्नर। ये दोनों का टाइम 30 डेज है। गवर्नर टू गवर्नर, यहाँ पे भी 30 डेज का टाइम है। ये भी 30 डेज, ये भी 30 डेज, दोनों में 30 डेज का टाइम है। ये चलें जी, आगे किताब का अपील अगेंस्ट माइनर क्रिमिनल। कहता है एनी एग्री पर्सन बाय द कंप्यूटर डिसीजन ऑफ कंप्यूटर, what aggrieved by the present December, whom minor or major penalty imposed within 30 days of order communication, ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन, जिस दिन उसको ऑर्डर का पता चलता है उसके 30 दिन के अंदर। ठीक है। अपील, प्रेफर अपील टू ombudsman, प्रेफर अपील टू गवर्नमेंट, गवर्नर को अपील पड़ा करता है। आगे तक कंप्लेनेंट भी अपील फाइल कर सकता है, उसके लिए भी 30 दिन का टाइम है। मतलब कंप्लेनेंट की कंप्लेंट डिसमिस हो गई है, या डिसमिस हुई है, उसको फाइन लगा दिया है, तो कंप्लेनेंट भी कल को अपील फाइल कर सकता है। द एपलेट अथॉरिटी में ऑन द कंसिडरेशन अपील ऑन अदर मटेरियल में, मतलब वो कहता है कि जी एपलेट अथॉरिटी के पास पावर है, में एप्पल 30 में
confirm may confirm, set aside or vary, modify the decision, modify the decision within 30 days. अब यहाँ पे ना देखें, अपील का डिसीजन का टाइम भी 30 डेज है, अपील फाइलिंग टाइम भी 30 डेज है, और वो डिसीजन टाइम भी 30 डेज है। यहाँ पे वो बता रहा है कि जी अपील का, अपील अपील डिसीजन टाइम, टाइम 30 डेज। ऐसा नहीं आप सिविल अपील फाइल करें तो सालों साल चलती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है, ये 30 दिन में अपील भी डिसाइड करता है। ठीक हो गया, ये आपका अपील का टाइम, डिसीजन का टाइम भी 32 है। अब अपील जो है ना कंफर्म कर सकती है, मतलब कंप्लेनेंट ने फाइन किया, 5 लाख फाइन लगाया, तो एपलेट को डिम्बर्समैन कहेगा जी ठीक है 5 लाख ठीक है, या सेट असाइड कर देगा जी नहीं ये तो एम्प्लॉय या अक्यूज झूठा है, अक्यूज इनोसेंट है, तो ये 5 लाख नहीं बनता, वो अपील डिसमिस कर देंगी कि नहीं भाग जाओ। वैरी कर देना कि ये नहीं ये आपका वो मतलब ये बनती नहीं है, मतलब आपका 5 लाख नहीं बनता, 3 लाख कर देंगे। क्या? 3 लाख कर देंगे। मॉडिफाई है कि जी फाइन लगाया था, फाइन की जगह पे संशोध कर देंगे या कोई दूसरा को कर देंगे। तो ये ऐसी सूरत में वो ये ओम्बुड्समैन कर सकता है, और ये फैसला दोनों को बता दिया जाएगा। आगे आगे जी बोर्ड्समैन का वो सर्जरी वो बताता है कि जी आपका कौन होगा। बोर्ड्समैन 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और दोबारा एक्सटेंड नहीं होता, ये सारा उसमें बताया गया है। कहता है गवर्नर जो है अपॉइंट इस पर अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जी अपॉइंटमेंट बोर्ड्समैन की कौन करेगा, बोर्ड्समैन की अपॉइंटमेंट करेगा आपका गवर्नर और कंडीशन, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसकी कहता है या तो फिर वो क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर 20वें स्केल का वो सरकारी मुलाजिम रहा हो, 20वें स्केल या अबव का। ठीक है, ये उसकी होगी, या फिर वो कहता है आपका या एजुकेशनल हो कम अज कम नॉट लेस देन 4 इयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ये पसंद आपका ओम्बुड्समैन हो सकता है। ओम्बुड्समैन को जो है कोई दूसरा ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता, मतलब जब एज ए जॉब कर रहा है ओम्बुड्समैन कर रहा है, तो दूसरी कोई नौकरी नहीं रख सकता। ठीक है, नौकरी नहीं रखता, और दूसरी कोई पोजीशन भी नहीं ले सकता जिससे उसको तनख्वाह मिल रही हो। बोर्ड्समैन में अपॉइंट such staff as necessary for the purpose. Either the ombudsman shall hold office for a period 4 years, पर वही 4 साल के लिए है, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, आगे द ombudsman में रिजाइन ऑन द ऑफिस, वो रिजाइन भी दे सकता है, ये रिजाइन भी दे सकता है। ठीक है, ये आपका बताएगा ombudsman क्या है, अपॉइंट करेगा वो आपका अपॉइंट ombudsman, वो उसके बाद क्वालिफाई टू बी हाई कोर्ट, मतलब ombudsman को गवर्नर अपॉइंट करेगा, कौन होगा वो, जज हाई कोर्ट बन सकता हो, और 20 साल 20वें स्केल पे कोई काम कर रहा हो, या उसे ऊपर वाले, या 4 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा हो, वो दूसरी जॉब नहीं रख सकता, और 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, उससे पहले उसको रिजाइन भी वो कर सकता है। उसके बाद है एम्बोर्समेंट टू इंक्वायर दी कंप्लेनेंट। आप पीछे ना हम इसमें पढ़े देखें, इसमें एम्प्लॉय जो कंप्लेनेंट है उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो इंक्वायरी कमेटी के पास भी जा सकता है, और अगर कंप्लेनेंट को लगता है कि जी इंक्वायरी कमेटी तो ये एम्प्लॉयर नहीं रखी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद रखी हुई है, तो इंक्वायरी कमेटी हमने हमने ने हमें कहाँ सुनना है, इंक्वायरी कमेटी तो करेगी फनकारी, तो क्यों ना मैं खुद डायरेक्ट वो उसके पास चला जाऊं, तो वो बोर्ड्समैन के पास डायरेक्ट भी जा सकता है। जी क्लियर है जी। सर सेक्शन 7 में मेरे पास सिर्फ 2 क्लॉजेज हैं।
सेक्शन 7 में 2 क्लासेस हैं, फिर मैडम सर वही होगा। क्वालिफिकेशन, जी बाकी के पास पता नहीं दो है या आपका जो है नहीं नहीं, वो फिर एक्सपीरियंस, ये मतलब फिर आप ये के पास पंजाब में कौन होगा सा ना। कार्ड है तो पर ठीक है मैडम, सही क्या होगा आपका पास, सब तो करें, सब तो मेरे करें। पास भी लैपटॉप खुला हुआ है, सेम है सेम। बस ठीक है, ये आपने 2 करनी है बस, ombudsman ombudsman को वो, ये यहाँ तक है कि जी आपका वो, ये यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। नीचे आप ना करें, ठीक हो गया। आगे तो आपका ombudsman जो है इंक्वायरी इनको कंप्लेनेंट कहता है, ऑल एम्प्लॉइज शैल हैव ऑप्शन टू प्रेफर कंप्लेंट एदर टू ombudsman और दी इंक्वायरी कमेटी। मैं वही बता रहा हूँ कि जी आपके पास ऑप्शन है, आप ombudsman के पास भी जा सकते हैं, इंक्वायरी कमेटी के पास भी जा सकते हैं। मिस सारिश मैडम, माइक आप रखें अपना, सारिश साहब आप उधर भी जा सकते हैं। मिस सारिश मैडम, माइक आप रखें अपना। जी सर। चलें जी, वो आप इनको वो ऑप्शन है एम्प्लॉय के पास कि वो डायरेक्ट कंप्लेंट ombudsman को भी जा कर सकता है, या उसका इंक्वायरी कमेटी के पास वगैरह। a complaint prefer a complaint either to ombudsman, तो ombudsman को भी कर सकते हैं या फिर आपका इंक्वायरी कमेटी को भी कर सकते हैं, दोनों सूत्रों में आपका। मोस्टली होता है कि इंक्वायरी कमेटी उस फनकार की होती है, एम्प्लॉयर की होती है, तो फिर वो उधर ट्रस्ट नहीं होता। आगे तक है जी, ombudsman विद इन 3 days ऑफ कंप्लेंट शो कॉज इशू करेगा अक्यूज को। यहाँ पे अक्यूज के पास डिफेंस के लिए 5 दिन का टाइम है। उधर जो इंक्वायरी कमेटी में अक्यूज के पास 7 दिन का टाइम होता था, इधर 5 दिन का टाइम है, ये आपने फर्क रखना है। ठीक है, एंड हिज फेलियर टू डू सो विदाउट रीजनेबल कॉज ombudsman में प्रोसीड एक्सपर्टी, वही बात के जी एक्सपर्टी, बाकी प्रोसीडिंग सेम है कि वो एविडेंस ले सकता है, सारा कुछ कर सकता है ombudsman, शेयर अथॉरिटी रूल, और ombudsman के पास पावर्स हैं वो सारा। Father ombudsman may require the office or member of organization concerned any agency to produce any document which, in the opinion of the ombudsman, is relevant and helpful and conduct to the investigation। मतलब ombudsman जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकता है, इंक्वायरी भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट कर सकता है। और ombudsman जो भी फैसला करेगा उसकी रीजन रिकॉर्ड करेगा, शेल रिकॉर्ड हिज डिसीजन, अपना डिसीजन रिकॉर्ड करेगा और उसकी वो रीजन भी रिकॉर्ड करेगा। जी, ये आपका ombudsman का वो फर्दर बता रहा है। आगे कहता है आपका रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट, टू गवर्नर, कहता है एनी, कहता है एनी पर्सन एग्री बाय द डिसीजन ऑफ ombudsman अंडर द सबसेक्शन ऑफ द 8 may within 30 days of communication of decision make representation to governor whose decision shall be final। ठीक है, ये है फिर फर्दर अपील है, अग्रीव पार्टी जो है वो 30 डेज में अपील फाइल करती है आपका, मेक a representation to गवर्नमेंट गवर्नर whose decision shall be final। ठीक है, मतलब वही आपका, आप उसके बाद अपील टू गवर्नर है, अपील टू, ठीक हो गया। आगे कहता है पावर ऑफ ombudsman, ombudsman की पावर्स क्या है, ombudsman जो है आपका
पावर ऑफ ओम्बुड्समैन, वो कल को ये जो काम इंक्वायरी कमेटी कर सकती थी, ये काम ओम्बुड्समैन भी कर सकता है। मतलब एविडेंस के लिए वो किसी पार्टी को कंपेल कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है, अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, एविडेंस ले सकता है, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। ये जो इंक्वायरी कमेटी के पावर थी वो उसके पास आ जाती है। उसके बाद कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीछे हमने पढ़ा भी है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी एम्प्लॉयर ने वो जो है वो एक कॉपी, मतलब एक तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है, और इस एक्ट की एक उर्दू में कॉपी, एक इंग्लिश में, वो अपने ऑफिस में डिस्प्ले करेगा, हर जगह पे जहाँ पे करेगा। टू इंश्योर दी ड्यूटी है, टू इंश्योर द इम्प्लीमेशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये उसकी ड्यूटी है। चलो मैं आपको भेज दूंगा मैडम, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक हो गया। और आगे कहता है इंक्लूड इंक्लूड, मतलब वो एक तो ये एक्ट वो आपका उसकी ड्यूटी है कि जी इंश्योर द इम्प्लीमेशन ऑफ दिस एक्ट, वो ये एक्ट इम्प्लीमेंट करवाएगा आपका वो एम्प्लॉयर, जिसका वो काम है, जिसके नीचे वो काम करा है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वो। और उसके बाद कहता है कि जी आपका implement this act, but not limited to incorporate the code of prosecution against the harassment and management policy, and to inquire to form inquiry committee। इंक्वायरी कमेटी भी वो बनाएगा। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो इंक्वायरी कमेटी बनाएगा, वो सेक्शन 3 वाली, ये उसका दूसरा काम है। ये उसका दूसरा काम है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका, एंड वो डिस्प्ले करेगा द कोड, कॉपीज ऑफ दिस कोड इन उर्दू एंड इंग्लिश। डिस्प्ले द कोड, copies of this code the code as well English and in English as well as in language understood by the majority of employees in consideration। मतलब वो उस लैंग्वेज में जो वो जानते हैं, मतलब वो सिंधी जानते हैं तो सिंधी में एक तो इंग्लिश में कर देंगे, एक सिंधी में या पश्तो में या सराइकी में या बलोची में वो कर देंगे, ताकि वो जानते हों जिसको। अगर नहीं करते तो वहां पे 1 लाख रुपया उसको फाइन हो सकता है। ठीक है। अगर एम्प्लॉय नहीं करता, मतलब वो कंप्लाई नहीं करता, अनकाउंट फाउंड गिल्टी, एम्प्लॉय जो है गिल्टी हो जाता है, फाउंड गिल्टी। ठीक है। शैल बी लायबल टू दी एक्सटेंड 100,000 रुपीज, नॉट, मतलब वो कहता है कि जी अगर वो फेलर टू कंप्लाई, अगर वो मतलब ये डिस्प्ले नहीं करता, इम्प्लीमेंट नहीं कराता एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर, तो उसको सजा होगी। सजा कितनी? वो होगी फाइन। फाइन होगा आपका 25,000 से 1 लाख, यहाँ तक। अगली पार्टी यही आपका एम्प्लॉयर को अगर लगता है कि जी मेरे खिलाफ ये डिसीजन गलत है, तो वो 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है। तो ये जो उसको फाइन लगाएगा तो एम्प्लॉयर भी उस पे इस आर्डर के खिलाफ वो 30 दिन में अपील फाइल कर सकता है। और गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ जो है वो रूल्स बना सकती है। पावर टू एक्ट एडिशन एंड रिलीशन आर, कहता है कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall be in addition and not in derogation of any other law for the time being in force। कहता है कि जी ये जो एक्ट है ना, इसकी प्रोविजन ये एडिशन में है, किसी एक्ट के डेरोगेशन में नहीं है। मतलब किसी एक्ट के खिलाफ हमने नहीं बनाया, बल्कि इन वो एडिशन में है। मैं जैसे कहूँ ना कि जी आपका मैं बार बार बता रहा था, वो एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो है ना, उसके सिलेबस में है पीडा। पीडा मतलब 2006, ये उसकी एडिशन में है, ये उसके एडिशन में है। ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं है, एडिशन में है। मतलब इसको मैं कहूँ ना, पंजाब एम्प्लॉयज
एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। बहुत अच्छे। ये उसकी वो बताया गया है, उसकी एडिशन में है, उसकी डेफिनेशन डेरोगेशन नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं है ये। एफी एफिशिएंसी ये उसके एडिशन में है। ठीक हुआ। और गवर्नमेंट इसके रूल्स बना सकती है, अभी तक उसने बनाया नहीं है। ठीक हो गया। ये है आपका एक्ट। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन? जी। सर मेरे एक में सेक्शन 8 के सब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि जो अपील या केस डिसाइड होगा वो 90 डेज में होगा, और पीछे लिखा हुआ है कि अपील जो डिसाइड होगी वो 30 डेज में होगी। सर काइंडली ये कंफर्म कर दें प्लीज। क्या? सर सेक्शन 8 के सब सेक्शन 6 आपके एक्ट में है या नहीं वो सर देख के बता दें प्लीज। एड्स। मैडम वो मैं भेजती हूँ ग्रुप में, वो नहीं भेजती नहीं हूँ मैं वो ग्रुप में। नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि जो अपील या केस डिसाइड होगा वो 90 डेज में होगा, और पीछे लिखा हुआ है कि जो अपील डिसाइड होगी वो 30 डेज में होगी। अच्छा अच्छा, तो ये सर एट कैसे होगा? मैं भेज एट केस है। ombudsman shall decide the case within the period of 90 जी days। सर। अच्छा, ये मैडम, ये इस तरह कर लें आप। ये ombudsman जो है वो नहीं, ये अच्छा, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ ना, ये मैंने कॉपी किया है वो पंजाब वाला। ठीक है, वो चंद एक फर्क है, तो आपने फिर 90 दिन लिखना है। जी आपने सर। सर सिंध 90, में मतलब सिंध में मेरा ख्याल नहीं है। सर, सेक्शन 6 में हम्म, सर सेक्शन 6 में जो हमारे पास सिंध में है ना उसमें लिखा हुआ है कि अपील जो डिसाइड होगी वो 30 डेज में हाँ होगी, ठीक है, ठीक है। और जो ये ये सेक्शन 8 है अपील, उसमें लिखा हुआ है ये कि जो अपील डिसाइड होगी वो 90 डेज में होगी। मैडम ये 30 डेज ही है आपका। जो गवर्नर भी 30 दिन में डिसाइड करता है, और उसके बाद ये मैंने लिखा भी है, गवर्नर भी 30 दिन में डिसाइड करता है, और उसके बाद जो है ये ये पावर इंक्वायरी कमेटी, ये विद इन 30 डेज में हमने अपील फाइल करनी है। और ये 8, आप देखें ना, 6-3, उसमें वो 30 दिन में ही कहता है डिसीजन का। ये आपकी जो अपील है, मेजर पेनल्टी, ये हम ओम्बुड्समैन के पास ही जा रहे हैं। देखें, ओम्बुड्समैन के लिए अपील को डिसीजन का टाइम 30 दिन है, गवर्नर के लिए फिर 90 दिन आ सकती हैं। ठीक है, ओम्बुड्समैन 30 दिन में डिसाइड करेगा, और गवर्नर, अगर वो फेडरेशन वाला है तो 90 दिन में डिसाइड करेगा। अगर आपका प्रोविंस में कुछ चेंज हो गया है, जैसे पंजाब में है, तो फिर यहाँ पे वो गवर्नर भी 30 दिन में डिसाइड करेगा। ठीक है। ओके सर। चले, यहाँ जी तक जी। किसी का क्वेश्चन हो तो चले। चले, हम पढ़ लें दूसरा वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। यस सर। जी सर पढ़ा है। वो आसान है, वो मुश्किल है, वो आपने पहले पढ़ा भी, वो भी है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट पता है, आपने पढ़ा भी है।